कौन सा ग्रेटर है बेटा? मोस्ट प्रोबेबल की एवरेज की आरएमएस कौन ग्रेटर है? हम्म, Sir, can you check the waiting room? सब लोग तो आ गए हैं। अच्छा, सो अगर तुम देखोगे ध्यान से तो अगर मैं तीनों का एवरेज ले लूं, या एक काम करते हैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हटा देता हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला क्या है? दिस वन। अच्छा, रूट टू की वैल्यू क्या होती है? दैट इज रूट टू की वैल्यू होती है दैट इज 1.414। तो रूट टू आ जाएगा 1.414 आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.60 रूट आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ये आती है दैट इज क्या आता, हाँ, रूट थ्री क्या होगा? 1.73 आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर। इज क्लियर? तो अगर मैं तीनों का रेशियो लेता हूं तो क्या आएगा? आर एम एस सबसे बड़ा है, आर एम एस सबसे बड़ा है, तो वी आर एम एस टू एवरेज टू मोस्ट प्रोबेबल। इनकी वैल्यू क्या होगी? दैट इज 1.73 रेज टू 1.60 इज टू 1.41। तो देखो, या तो नीट वगैरह में या जेई वगैरह में इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, और तीनों के फॉर्मूलेज याद करके जाना। तीनों का मीनिंग क्या है मैं कल आपको बता चुका हूँ। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब द स्पीड विच इज प्रोसेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इस स्पीड को प्रोसेस कर। एवरेज मतलब सारी स्पीड का एवरेज। आरएमएस वेलोसिटी तो आपको मालूम है, तो उसके तीन फॉर्मूले होते हैं, तीनों फॉर्मूले ध्यान रखिएगा। ठीक है, आरएमएस सबसे ग्रेटर होता है, उसमें रूट थ्री आता है तो 1.73 हो जाता है, और सबसे कम जो है मोस्ट प्रोबेबल होता है उसमें रूट टू आता है दैट इज 1.41। तो समटाइम दे विल आस्क रेशियो एंड ऑल दिस थिंग, तो विल गेट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस वन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये रेशियो क्या होता है तीनों का। तीनों फॉर्मूले लिख लो, तीनों का फॉर्मूले का रेशियो क्या होता है वो ध्यान। लिख लिए, तीनों का मतलब समझ में आ गया, तीनों का फॉर्मूले।
हो गया? यस सर। ओके, ऑलमोस्ट ये चैप्टर हो गया है। मैं चेक कर लेता हूँ कुछ रह तो नहीं है। आई थिंक ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका। हाँ, जस्ट गिव मी वन सेकंड। मीन फ्री पाथ, मैंने मीन फ्री पाथ समझाया था, मीन फ्री पाथ, ठीक है, लैम्डा बार। तो मैंने आपको इस तरह से समझाया था, अगर बहुत सारे एटम्स हैं और वो सब स्टेशनरी है, लेट्स से वो सब स्टेशनरी है, और इसमें मैंने आपको समझाया था कि बाकी सब स्टेशनरी है, एक एटम जो है वो मूव करता है, वो एक से टकराता है, उसके बाद वो दूसरे से टकराता है, लाइक दिस वे, इस तरह से मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। फिर लाइक दिस वे, इस तरह से वो टकरा रहा है, दिस इज जस्ट हियर, इट्स लाइक दिस वे, ठीक है। सो कहने का मतलब है वो जितनी बार टकराएगा वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेवल करेगा, लाइक दिस वे, इस दिस। तो लेट्स से ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 3 है, ये लैम्डा 4 है, ये लैम्डा 5 है, वो कंटिन्यू कर रहा है, इस तरह से कर रहा है। तो मैंने उसका एवरेज बताया था कि एवरेज क्या होगा, सारे डिस्टेंस का एवरेज ले लेंगे, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस 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 लैम्डा n अपॉन n। ये फॉर्मूला मैंने पहले दिया था, इज इट क्लियर? n मतलब नंबर ऑफ सक्सेसिव कोलिजन, नंबर ऑफ सक्सेसिव कोलिजन, ओके। नाउ इसका एक्चुअली एक फॉर्मूला और भी है, इसका जो है मीन फ्री पाथ का, वन मोर फॉर्मूला, वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसमें पूरा डेरिवेशन है एनसीईआरटी में, लेकिन स्टेट बोर्ड में क्या किया गया, डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया। आर्गुमेंट ना एमसी मैं समझा रहा हूँ, एक मिनट समझा देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे ये मान लो, सपोज कर लो तुम्हारी 12th की बुक है, लेट यू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये 12th की सपोज कर लो बुक है, ठीक है। सो इसमें जो एक फॉर्मूला डायरेक्ट दिया हुआ है, तो मैं फॉर्मूला आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, ये देखो यहाँ पे ये 3.6 जो है ना, इसमें कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है, बट डायरेक्ट दे दिया है फॉर्मूला। लेकिन डेरिवेशन अगर आपको देखना है तो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में एनसीईआरटी बुक में ये फॉर्मूला दिया हुआ डायरेक्ट। तो मैं इस फॉर्मूला समझा देता हूँ, क्योंकि इस फॉर्मूले का डेरिवेशन वगैरह नहीं है बोर्ड्स में, तो मैं भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही दे देता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला आपके इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन जब बोर्ड्स में नहीं है तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ओनली फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, आर यू गेटिंग से। तो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले में क्या है कि एक दूसरा फॉर्मूला मैं समझा रहा हूँ, समझा के आपको ये फॉर्मूला दे देता हूँ। एक फॉर्मूला है कि उन्होंने क्या किया था, सपोज कर लो ये एक स्पेस लिया है, और इस स्पेस में बहुत सारे एटम्स हैं, ओके। इसका जो रेडियस लिया है वो जो नहीं, इसका जो, हाँ, रेडियस जो लिया है दैट इज 2r, 2r, ठीक है, 2r इसका जो है रेडियस है। और इसमें जो है एक एटम जो है वो मूव करता है, ठीक है। और दिस वन, सपोज कर लो ये एटम है, ये इसमें एक एटम जो है वो मूव कर रहा है, और एटम का जो डायमीटर है वो 2r है, और वो इस तरह से मूव करता है, इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, v बार मूव करता है। उसमें बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है, उनका रेडियस r है, और वो सभी एटम से आपस में टकराता है, ठीक है, वो उसमें टकराता रहता है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें मीन फ्री पाथ मतलब जितनी बार टकराएगा आगे जाएगा, ऑब्वियसली आर का रेडियस है। इसमें मीन फ्री पाथ का उन्होंने फॉर्मूला डायरेक्ट दिया, और डेरिवेशन एक्चुअली एनसीईआरटी बुक में है, हम जब नहीं कर रहे। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला ये दिया उन्होंने, दैट इज 1 अपॉन, तीन फॉर्मूले होते हैं, 4 पाई r स्क्वायर रूट 2,
एन स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन इज number of molecules per unit volume, ठीक है। ये ऐसे, तो तुम चाहो तो इसको रख सकते हो, तो दूसरा फॉर्मूला ये आ जाएगा V अपॉन 4 पाई R स्क्वायर √2 एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ, ये n आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। V is number of molecules per unit volume। हाँ, तो ये n आ जाएगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला और है इसमें, थर्ड, ये दो हो गए। तीसरा वहां से ले आते हैं। कैसे? तीसरा वहां से लाते हैं। हाँ, तीसरा हम कहां से लाते हैं, जस्ट मैं समझा रहा हूँ। एक फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू nRT, और पीवी स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर RT, और R अपॉन Na क्या होता? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। R अपॉन Na बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का बेटा, R अपॉन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का R अपॉन Na, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये क्या n अपॉन v क्या आ जाएगा, या v अपॉन n क्या आ जाएगा? v अपॉन n की वैल्यू आ जाएगा v अपॉन n, kb p अपॉन p। तो एक और फॉर्मूला बन जाता है इसका, दैट इज v अपॉन, हाँ, kb p अपॉन 4 पाई R स्क्वायर √2 इंटू p। तो इसके तीन फॉर्मूले होते हैं। इस पे सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा, डेरिवेशन बिल्कुल नहीं आएगा। बोर्ड्स में तो है भी नहीं डेरिवेशन, इवन एनसीईआरटी में भी आता है, सीबीएसई में भी आता है, तो सिर्फ प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा डेरिवेशन है जो ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम। फिर पीवी को एनआरटी से उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो कॉम्पिटेटिव दिस फॉर्मूला, इस पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं कॉम्पिटेटिव में, ठीक है, इन ऑल द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो कॉम्पिटेटिव दिस फॉर्मूला एंड डोंट वरी अबाउट द डेरिवेशन पार्ट, क्योंकि डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ओके, कॉम्पिटेटिव दिस फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए। मैंने आपको बुक में दिखाया था ना, इट इज गिवन डायरेक्टली ऑन फर्स्ट पेज। दिस इज मीन फ्री पाथ। वैसे ये फॉर्मूला बहुत कम पूछते हैं, ये भी फॉर्मूला ऊपर भी है, बट ये वाला ज्यादा रहता है कॉम्पिटेटिव, वो टकराता जाता है, तो उससे कैलकुलेशन किया गया है। एंड ऑल दिस हीट पार्ट इज कंप्लीटली ओवर, ठीक है, हीट पूरा खत्म हो गया है। तो आज हम कुछ नया तो स्टार्ट नहीं करेंगे, आपको मैंने बताया भी था, मैं बात कर लेता हूँ सर से, ठीक है। तो मंडे को शायद आपके लेक्चर्स होंगे, लेकिन लेट मी कंफर्म इट फर्स्ट। हाँ, जैसा भी होगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। तो मैं आपसे 1 महीने बाद मिलूंगा, ठीक है। तो आज के दिन हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लेते हैं। गॉट इट एवरीवन, बॉयज एंड गर्ल्स? यस हाँ, यस सर। सर तब तक फिजिक्स कौन सिखाएगा हमें? बताया था ना बेटा हमने आपको। ओके ओके। हमारे एक टीचर और भी हैं, और बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं, ठीक है, देवेंद्र सर। ओके सर। ओके ओके सर। बट यू हैव टू गिव रिस्पॉन्स। हाँ, ऐसे बैठे ना मत रहना, पब्लिक पूछेंगे तो जवाब देना, सही गलत जो भी हो देते रहना जवाब। ओके, यस सर। ओके। तो फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए, तो हम आगे प्रोसीड करो फिर। जस्ट कॉपी ऑन द फॉर्मूला। सर थोड़ा राइट में खोल दीजिए। एक मिनट यार, इनके हैंड कर जाता है।
अच्छा, जब मैं 1 महीने बाद आऊंगा तो मैं जितने भी आपके पहले क्या करूंगा 10-12 दिन, वो जितने भी चैप्टर्स मैंने प्रॉब्लम्स नहीं किए हैं वो प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? बोलें क्या 3-4 चैप्टर के रह गए ना प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो Yes, जैसे sir. हीट और हम लोग प्रॉब्लम वगैरह कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम आगे 12 का स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और 2 चैप्टर जो आपके रह गए हैं शायद सर कंप्लीट करे, उसको मैं बात कर देता हूँ। ओके, Sir, यस, सर आप ही हमारे 12 स्टार्ट करोगे ना? देखते हैं, ठीक है? अभी तो टाइम बहुत है। लेट मी रिटर्न आफ्टर 1 मंथ। अगर सर के पास टाइम मिलता है तो सर से मैं बात कर लूंगा, 12 स्टार्ट कर देंगे। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? आई थिंक हो जाएगा, 12 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो कैन आई स्क्रॉल इट? हो गया सब? Sir, please read. गाना भी सुन रहे। प्रियंका काइंडली टेक सर Yes, I will take. पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ हाँ, पर यूनिट वॉल्यूम। सर वो दूसरे वाले सर ऐसे मतलब आपके जैसे लिख के पढ़ाएंगे ना, स्क्रीन शेयर करके? शायद अब मुझे आइडिया नहीं है, शायद वो भी बहुत हाईटेक है। ओके। हाँ, वो भी ऐसे ही पढ़ाएंगे। Done. नो, चलो कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं हम लोग, तो माइंड चेंज करते हैं जरा, 1 मिनट। हाँ, आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? Yes, sir. कैन यू सी दिस? ओके, जरा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, जरा जस्ट सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट रीड द फर्स्ट क्वेश्चन और जस्ट जज करो कौन सा करेक्ट आंसर होगा। Yes, a graph drawn between the pressure and the volume for different molecular weights for the same mass. अच्छा, yes, ये m जो है molecular weight है बेटा, m stands for molecular weight. For the same mass, तो मोलकुलर वेट कौन सा ज्यादा होगा, m1 की m2? और बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट ना, He is inversely proportional टू to वॉल्यूम। तो कौन सा मास ज्यादा होगा, और प्रेशर और वॉल्यूम के बिटवीन ग्राफ दे रखा है, तो कैसे हैंडल करते हैं? देखो ग्राफ को हैंडल कैसे करेंगे, सी मैं समझा रहा हूँ, जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला ग्राफ समझाता हूँ। फॉर्मूला हमें मालूम है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन आपको मालूम है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? दैट इज पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अच्छा, आर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल का क्या फॉर्मूला क्या होता है? मोलार मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, आरटी। अब क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ पर, बोलो जरा, क्या क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, बॉल्स लॉ, आर कांस्टेंट है, और मास भी कांस्टेंट है।
तो क्या रह गया, बस क्या रह गया, व्हाट इज लेफ्ट, क्या रह गया, पीवी क्या रह गया, सब तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन मोलेकुलर वेट रह गया बस। अब तुम ग्राफ पे आओ। हाँ, अब ग्राफ पे आओ। अब ग्राफ में क्या करना है तुमको, तुमको कैसे मालूम चलेगा कौन से, दीज टू आर द मोलेकुलर वेट्स। अब कौन सा मोलेकुलर वेट ज्यादा है कैसे मालूम चलेगा, यस, कौन सा ज्यादा होगा और कैसे मालूम चलेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है और मोलार मास भी कांस्टेंट है, फॉर द सेम मास बोला, फॉर द सेम मास वो भी कांस्टेंट है, तो क्या बचा तुम्हारे पास, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन मोलेकुलर वेट, और मोलेकुलर वेट m1 m2 दे रखा है, तो कौन सा मोलेकुलर वेट ज्यादा होगा। तो अब देखो वॉल्यूम को भी कांस्टेंट करो, कैसे, ड्रॉ लाइन, यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया ना, तो वॉल्यूम को भी कांस्टेंट कर दो, वॉल्यूम को भी कांस्टेंट कर दिया तो क्या आया, फिर हमारे पास क्या रिलेशन आया बॉयज एंड गर्ल्स, हमारे पास रिलेशन आ जाएगा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोलेकुलर वेट। इसका मतलब जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका मोलेकुलर वेट कम होगा ना, तो P1 P2 में कौन ज्यादा दिख रहा है, P2 ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका मोलेकुलर वेट कम होगा, तो सिंस P2 is greater than P1, so molecular weight of 2 should be less than of molecular weight of 1, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। समझो पहले पूरे, देखो मैंने कैसे इसका एनालाइज किया ग्राफ को, जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन, क्या क्या दिया था और कैसे हमने एनालाइज किया इसको। पीवी इज इक्वल एनआरटी लेके स्टार्ट किया तो जनरली फॉर्मूला होता है उसमें जो जो कांस्टेंट का निकालता गया लास्ट में तुम्हारे पास क्या बचा, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन मोलेकुलर वेट। अब हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, अगर हम ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा ना, अगर मैं इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो फिर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलेकुलर वेट हो गया, इसका मतलब जिसका प्रेशर ज्यादा उसका मोलेकुलर वेट कम। आर यू गेटिंग द फर्स्ट एनालिसिस, Yes, sir. जैसे मैंने फर्स्ट को किया वैसे तुम सेकंड ट्राई करो, जैसे मैंने फर्स्ट को एनालाइज किया वैसे तुम सेकंड को एनालाइज करो। आई हैव एनालाइज फर्स्ट, एनालाइज सेकंड, एक बार ट्राई करो ऐसे, दिख रहा है ना, अच्छा मैं थोड़ा सा जूम कर दूं क्या ग्राफ, ये प्रेशर है, अच्छा मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, लेट मी ड्रॉ इट हियर, मैं इस ग्राफ को इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ग्राफ ऐसे है, ये प्रेशर है और ये डेंसिटी है, डेंसिटी, और दो टेम्परेचर दे रखे हैं T1 एंड T2, हाँ ऐसे। अब तुमको एनालाइज करना है इस ग्राफ, जैसे मैंने एनालाइज किया ना वैसे स्टार्ट करो पीवी इज इक्वल एनआरटी से, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे स्टार्ट करो, पीवी इज इक्वल एनआरटी से एनालाइज करो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से एनालाइज करिए आप। इसमें T1 T2 चाहिए ना, बॉयज लॉ है। अच्छा क्या क्या दिया हुआ है, डिफरेंट टेम्परेचर बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी, अच्छा कुछ नहीं दिया, बाकी सब ऐसे ही दिया, अच्छा ठीक है देख लेते हैं। स्टार्ट हियर आल्सो सेम, क्या करेंगे हम लोग, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी,
टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। डेंसिटी कैसे लाएंगे हम लोग? डेंसिटी कैसे लाएंगे? Mass is equal to volume into density. हाँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। हाँ, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू, अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास मास कैंसिल हो जाएगा ना फिर। तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ना। अच्छा, E2T, बाकी सब तो कांस्टेंट दिख रहा है। एक मिनट, गैस सेम है कि अलग अलग है? एक मिनट, फॉर गिवन गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर, गैस तो सेम है ना, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट तो सेम रहेगा। गैस इज सेम, गैस सेम है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। गैस तो सेम है, तो m और m कैंसिल हो जाएगा, तो r कांस्टेंट है, r तो कांस्टेंट है। और हाँ, अब क्या करेंगे? अब टेम्परेचर को नहीं, डेंसिटी को कांस्टेंट करो, तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कर लेते। डेंसिटी को कैसे कांस्टेंट करेंगे? क्लियर? एक लाइन ड्रॉ करो, एक लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस वे, ऐसे। तो हम लोग यहाँ पे डेंसिटी को कांस्टेंट करते हैं, डी फॉर डेंसिटी, यहाँ पे डी लिया है फॉर डेंसिटी, तो इधर आ जाएगा P2, इधर आ जाएगा P1। तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, सो T1 इज ग्रेटर देन T2। ऐसे ही हो जाएगा ना। देखो समझो पहले, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम किया तो वॉल्यूम की जगह मास अपॉन डेंसिटी लिया है। नंबर ऑफ मोल को मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखा तो मास मास कैंसिल हो गया, मॉलिक्यूलर वेट रह गया। मॉलिक्यूलर वेट सेम है बिकॉज गैस इज सेम, गैस तो चेंज कर नहीं रहा है वो, ठीक है। फिर टेम्परेचर को कैसे कांस्टेंट बनाया? एक लाइन ड्रॉ करके, नहीं सॉरी, डेंसिटी को कैसे कांस्टेंट बनाया? एक लाइन ड्रॉ करके डेंसिटी को कांस्टेंट बना लिया। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो ये दोनों ग्राफ को मैंने थोड़ा सा, ये पुराने क्वेश्चन है, आ चुके हैं पहले जेई वगैरह में, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एनालाइज करना पड़ता है थोड़ा ग्राफ को। कुछ ना कुछ ऐसा करो कि कांस्टेंट कर दो, लास्ट में सिर्फ 2 ही क्वांटिटी बचे तुम्हारे पास। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? हो गया? Yes. ओके, Wait or wait, please. क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं, मैं भेज दूंगा आपको, इसको पीडीएफ फाइल डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। क्वेश्चन नहीं भी कॉपी करेंगे चलेगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा इसको, ठीक है। ओके, Done, sir. नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन, ग्राफ दे रखा है और वो पूछ रहा है कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, which temperature will be more? Which temperature will be more? ग्राफ दिख रहा है ना आपको कि मैं दोबारा ड्रॉ करूं? एक मिनट बॉस, एक मिनट। ग्राफ दिख रहा है कि मैं दोबारा ड्रॉ करूं? ग्राफ ऐसे है, अच्छा मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। ग्राफ लाइक दिस वे, ऐसे ग्राफ है, इधर वॉल्यूम है और इधर प्रेशर है, और 2 ग्राफ इस तरह से हैं।
T2 एंड T1 और पूछ रहा है कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है। अरे वही कर लेते हैं ना बच्चा, PB इज इक्वल nRT। तो एक काम करो, सबको कांस्टेंट कर देते हैं, वॉल्यूम को भी कांस्टेंट कर दो ना। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, T1 के प्रोपोर्शनल P1 एंड T2 के प्रोपोर्शनल T2। तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ना। सो P2 is greater than P1, this implies T2 is greater than T1, ठीक है ना। ये T2 is greater than T1, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा, बी आएगा। समझा ना। यस लेकिन इससे हमको इसको तुम दिमाग में फिट करो। क्या फिट करो, सर ने बताया था कि अगर प्रेशर वॉल्यूम में ग्राफ बन रहा है और कांस्टेंट टेम्परेचर वाला, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब कौन सा ये आइसोथर्मल हो गया ना। फिर बॉयस लॉ मतलब, बॉयस का लॉ का मतलब क्या हुआ, बॉयस लॉ का मतलब हुआ, जस्ट अ मिनट, बॉयस का मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब ये कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अब तुम इसको दिमाग में फिट करो कि सर ने बताया था कि अगर प्रेशर वॉल्यूम होता है और दो आइसोथर्मल ग्राफ हैं, तो जो ऊपर वाला ग्राफ होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जो नीचे होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। ये समझ में आया मैंने क्या बताया आपको, मेरे वर्ड्स को ध्यान सुनो। सर ने बताया कि प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है और आइसोथर्मल ग्राफ है, आइसोथर्मल ग्राफ है, एक्सपेंशन हो रहा है, सपोज करो एक्सपेंशन हो रहा है, लेट्स से आइसोथर्मल ग्राफ है, एक्सपेंशन हो रहा है। ये ग्राफ बता चुका ऑलरेडी आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल में ऐसे ही ग्राफ था ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ता था प्रेशर घटता था, ऐसे ही है। तो आइसोथर्मल ग्राफ में आपको दिमाग में फिट करना पड़ेगा कि जो ग्राफ ऊपर होता है आइसोथर्मल में उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, जो ग्राफ नीचे होता है उसका टेम्परेचर कम होता है। अब ये बात समझ में आया, इज इट क्लियर। अब आप कहेंगे सर आप क्यों बता रहे हो, इसका यूज क्या है, तो इसका यूज हम बता रहे हैं, इसका यूज कैसे किया। क्लियर, पहले बता क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। यस सर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 का यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि अब पीवी ग्राफ इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, ऐसे बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, ऐसा कोई ग्राफ होता तो नहीं, फिर भी उन्होंने बना लिया, ठीक है। इस प्रोसेस में तुमको बताना है कि ये चीज हो क्या रहा है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इट इज हीटेड इन दिस प्रोसेस, इट इज हीटेड कंटिन्यूअसली, गैस की बात कर रहा है, इट इज कूल्ड कंटिन्यूअसली, हीटेड इन द बिगिनिंग एंड कूल्ड टुवर्ड्स द एंड, कूल्ड इन द बिगिनिंग एंड हीटेड टुवर्ड्स द एंड। इसको स्टूडेंट कैसे एनालाइज करता है, तो स्टूडेंट जानते हैं क्या करता है, वो जो ऊपर उसने क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा था उसका यूज करे। वो क्या करेगा, ध्यान सुनो, पहले बताओ क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, समझ में आ रहा है मैं समझाऊं उसको। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग।